हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। और हमारे देश में अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, तो हमारे देश का जो प्रेजेंट सिस्टम है हायर एजुकेशन का, ये पूरा पूरा चेंज होने वाला है। तो पूरी खबर क्या है दोस्तों, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे, ध्यान से देखिएगा। इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी है वीडियो, थोड़ा डेटा वेटा है इसमें, लेकिन ध्यान समझिएगा। यानी बदल जाएगा भारत का पूरा एजुकेशन सिस्टम। क्या है विकसित भारत शिक्षा बिल, जो कि दोस्तों अभी विंटर सीजन में हमारे पार्लियामेंट में आने वाला है। हालांकि ये बिल आएगा, फिर इसे पास करना होगा दोनों हमारे सदन में। उसके बाद जाके जब राष्ट्रपति का एसेंट मिलेगा तब ये एक्ट बनेगा, तब ये नियम बनेगा। देखते हैं फिलहाल तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आपके सामने दोस्तों आ रहे हैं। तो ये जो बिल है, ये जो बिल आने वाला है पार्लियामेंट में, उसका नाम क्या है? इसका नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। अधिष्ठान, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 25। इसे हम क्या बोल रहे हैं? रिफॉर्मिंग इंडियाज हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी हमारे देश में जो हायर एजुकेशन का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी कंट्रोल करना, रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें चेंजेस क्या होंगे उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल क्या है दोस्तों? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 25, ठीक है। देखिए, पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, थोड़ा आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 25 proposes a major overhaul of India higher education regulation by replacing UGC, AICTE and NCTE with a unified framework aligned with the new education policy 2022। तो आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये जो बिल आएगा तो हमारे देश में हायर एजुकेशन को जो इसमें बॉडी रेगुलेट करती हैं, लाइक यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटी, ये सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं दोस्तों कि इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ये लार्जेस्ट है पूरे दुनिया में। मतलब हमारे देश में जितने सारे एजुकेशन के कोर्सेज हैं, जितने बच्चे यहाँ बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर इस सिस्टम को हम देखें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो है सिस्टम उसमें से एक है। लेकिन फिर भी दोस्तों क्या है, लॉन्ग फेस चैलेंजेस। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी खामियां हैं कि मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरलैपिंग रेगुलेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कैंपस खोला, कोई यूनिवर्सिटी खोली, आपने प्राइवेट खोली, या आपने कोई कॉलेज खोला। अब उसमें अगर आपको बीएससी पढ़ाना है तो बीएससी के लिए अलग नियम है, अगर आपको बीटेक पढ़ाना है उसके लिए अलग नियम है। यानी एक ही कैंपस में आपको अलग अलग बॉडी से लेना पड़ेगा अप्रूवल, है ना। ये मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स एंड ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स डिलेज। एक्चुअली गाइस सिंपल सी बात है, जब इतने सारे डिपार्टमेंट होंगे, इतने सारे मतलब ऑफिसर्स होंगे, तो उसमें क्या होगा कि ब्यूरोक्रेटिक डिले तो होना ही होना है। ये कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि मतलब ये जो इश्यूज हैं इन्हें एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये सब कहा था कि मतलब हम इंट्रोड्यूस करेंगे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। यानी कि ऐसा बिल लेकर आएंगे जिसमें सारे जो हर्डल्स हैं उन्हें कम किया जाएगा। तो फिलहाल ये केवल इंट्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं आपसे, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो इस बिल के लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, कि रिफॉर्म्स करना, मेजर रिफॉर्म्स करना इन द हायर एजुकेशन गवर्नेंस, ठीक है। और दोस्तों ये जो रिफॉर्म हुआ है, ये रिफॉर्म मतलब आप ये बोल सकते हो कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में, वैसे तो रिफॉर्म्स और भी हुए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है अभी तक का दोस्तों, जिसमें हमारी सरकार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं सिंप्लीफाई रेगुलेशन, इनहेंस एकेडमिक क्वालिटी एंड इंप्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का भी बात हो रही है कि हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशन है वो क्यों नहीं टॉप रैंक में आते हैं, बेसिकली इस पर बात भी हो रही है। चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन था, यहाँ से थोड़ी मोड़ी बातें हमने की आपसे दोस्तों। अब एक बार आपसे बात करते हैं बैकग्राउंड की। हालांकि आप समझ चुके हो बैकग्राउंड, यानी कि रिसेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली जेन्युइन प्रॉब्लम्स विद द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी सिस्टम। तो जैसा हमने आपसे बोला दोस्तों कि हमारे जो हायर एजुकेशन की बात करें, सेक्टर की बात करें, इसमें कई सारे रेगुलेटर हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अलग काम करता है। अगर दोस्तों आप बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की, उसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है दोस्तों।
और अगर आप टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ये अलग बॉडी है। तो 3 रेगुलेटर्स हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब क्या बोल रहे हैं, विथ वाइल ईच बॉडी सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस। तो ऐसा देखने में लगता है कि मतलब ये तीनों बॉडी जो है इनके अलग अलग पर्पस हैं, बट ये ओवरलैप करते हैं। मैंडेट हैव ऑफन रिजल्टेड इन, तो ये इनके ओवरलैपिंग की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैगमेंटेड रेगुलेटरी कंट्रोल। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भाई हमारा एक मान लो फॉर एग्जांपल प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम खोल रहे हैं। अब उसमें एमबीबीएस की सीट है, उसमें बी फार्मा की सीट है, उसमें बीटेक की सीट है, उसमें बीबीए बीसीए की सीट है, उसमें एमबीए की सीट्स हैं, उसमें ग्रेजुएशन नॉर्मल बीएससी बीए की सीट्स हैं। तो अब दोस्तों मैं एग्जांपल दूं छोटा सा, तो मुझे अगर ये अप्रूवल लेना है तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस खोलने के लिए मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा सोचिए। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं वो प्रॉपर ओवरलैप करते हैं। मल्टीपल अप्रूवल्स फॉर द सेम, मैंने क्या बोला आपसे, कई सारे अप्रूवल लेने पड़ेंगे। इनकंसिस्टेंट एकेडमिक स्टैंडर्ड दोस्तों, अब चूंकि हर एक जो रेगुलेटर है उनके अपने अलग अलग स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं, तो ये असंभव हो जाता है इतने सारे पॉइंट। अगर आप जैसे मान लीजिए कि यूजीसी बोल रही है 7 पॉइंट, एआईसीटी बोल रही है 15 पॉइंट, और जो ये आपकी ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स ये बोल रही है 15 पॉइंट्स, आप सारे पॉइंट को अपने एक कैंपस में कर ही नहीं पाओगे आप, है ना। तो ये बोल रहे हैं एक्सेसिव कंप्लायंसेस बर्डन ऑन द यूनिवर्सिटीज। अब चूंकि अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, इनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, तो क्या बोल रहे हैं, इससे बिना मतलब के बहुत सारा बर्डन एक कैंपस पे आ जाता है। तो एक पॉइंट हमारा ये बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। चलिए, तो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो ये बिल हम लेके आ रहे हैं शॉर्ट में से हम क्या बोल रहे हैं, वीएसबीए बिल बोल रहे हैं, इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। द बिल क्लियरली आउटलाइन इट्स इंटेंट टू इनेबल एंड एम्पावर यूनिवर्सिटीज टू अचीव एक्सीलेंस। यानी इस बिल का सबसे बड़ा कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिवर्सिटीज पर एक्स्ट्रा बर्डन हम इस तरह हटा दें कि यूनिवर्सिटीज का एक्सीलेंस आ जाए टीचिंग एंड लर्निंग में, रिसर्च एंड इनोवेशन में, एकेडमिक गवर्नेंस में। तो टीचिंग एंड लर्निंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, एकेडमिक गवर्नेंस, ताकि सब कुछ बड़े स्मूथली चले, ठीक है। देखिए अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो इस बिल से और क्या फायदा होगा, बोल रहे हैं बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द रेगुलेटरी फंक्शंस। क्योंकि दोस्तों क्या है, अब आपने सारी बॉडी को हटा के एक बॉडी बना दी, इससे बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। अच्छा, क्लियर एंड यूनिफॉर्म एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, अब एक ही बॉडी होगी जो हर तरह की शिक्षा के लिए एक स्टैंडर्ड्स बनाएगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे स्टैंडर्ड बढ़ेगा। यूनिफाइड गवर्नेंस मैकेनिज्म, यूनिफाइड मतलब सिंगल फॉर, तो वही मैंने क्या, इसका मतलब एक ही निकल रहा है कि मतलब जो इतने सारे तरीके होते थे, इतने सारे रेगुलेटर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो अब सारा सिस्टम यूनिफाइड हो जाएगा। और यूनिफाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे यूपीआई, आपके पास एक एप्लीकेशन है यूपीआई, जहाँ से आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, अपने बिल्स का पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, इंश्योरेंस कर सकते हो, लोन, यूपीआई है ना। वैसे ही यूनिफाइड यानी एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही विंडो है जहाँ से सारे काम हो जाएंगे आपके। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर एक टर्म यूज किया गया लाइट बट टाइट। लाइट बट टाइट इसका मतलब क्या है, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस वाइल इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो मतलब ये बोल रहा है कि मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रिंसिपल है लाइट बट टाइट, यानी कहने का मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हम रिड्यूस कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस कम होगा, लेकिन टाइट का मतलब क्या है, लेकिन काम और अच्छे से स्टैंडर्ड से होगा। बेसिकली ये एक फ्रेज है केवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने देख लिया दोस्तों। अब बात करते हैं क्या स्ट्रक्चर होगा, यानी जो ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है, ये है क्या दोस्तों। तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, यानी दोस्तों ये जो जितने रेगुलेटर्स हैं उनको हटाया जाएगा और एक बॉडी बनेगी जिसका नाम क्या होगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, वीबीएसए, विकसित भारत शिक्षा संस्थान। ये दोस्तों अपेक्स अम्ब्रेला कमीशन होगा। अपेक्स मतलब सबसे ऊपर सिंगल बॉडी, जैसे हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई है, जैसे इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, वैसे ही दोस्तों हायर एजुकेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये वीबीएसए काम करेगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान इसका नाम होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो ये जो अधिष्ठान है, जो ये बॉडी है, ये 12 मेंबर का अपेक्स कमीशन है बेसिकली। मतलब इसमें 12 मेंबर होंगे, इसमें 12 मेंबर्स होंगे, आप इसे बोर्ड ऑफ मेंबर ही बोल सकते हो। दैट विल फंक्शन
एज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन रेगुलेशन इन इंडिया। यानी ये जो 12 मेंबर का एक कमीशन होगा या बोर्ड होगा बोल सकते हो, यही हमारे देश में हाईएस्ट अथॉरिटी होगा फॉर द हायर एजुकेशन। यानी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, फ्रेमवर्क्स बनाना है, वो यही करेंगे दोस्तों। 12 मेंबर के अपेक्स कमीशन इसमें होगा। अब आप बोलेंगे सर ये 12 मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे, तो इन्हें अपॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। बाकी जब ये बिल पार्लियामेंट में आएगा तो इन 12 मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोस्ट, सब कुछ मालूम चल जाएगी आपको, ठीक है। तो अभी केवल 12 मेंबर्स अपेक्स कमीशन की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो ये 12 मेंबर्स हैं, जो ये 12 मेंबर्स हैं, तो ये 12 मेंबर्स कहाँ कहाँ से आएंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसमें लोग आएंगे। अब देखो इसमें ये मैंने क्या बोला, जब ये बिल प्रॉपर आ जाएगा, जब सब कुछ, तो उसमें और मालूम चलेगा। तो इसमें सेक्रेटरीज होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, क्या होंगे? मेंबर फ्रॉम स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दोस्तों। मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल, या कोई कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे हायर एजुकेशन में कोई एमिनेंट प्रोफेसर है, कोई लोग, तो ये लोग इसमें आएंगे दोस्तों। एमिनेंट एकेडमिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट, जो मैंने आपसे बोला, यानी कि जैसे मान लो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में कोई बहुत अच्छा जानकार है, कोई पॉलिसी एक्सपर्ट है जिसने पहले भी काफ़ी अच्छे काम किए विद द स्टेट गवर्नमेंट, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के एजुकेशन में, तो उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा 12 मेंबर्स में, ये आपको बता रहे हैं। यानी गाइस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, अच्छा माफ़ करना, यहाँ पे स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं, यहाँ पे स्टेट का मतलब सरकारें हैं। अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके जो हायर जैसे आईआईटीज़ हैं, आईएम्स हैं, या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें से मतलब ये बात हो रही है, ठीक है। चलिए ये पढ़ लिया आपने। सो दोस्तों अभी हमने क्या बात किया, अभी मैंने बताया कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जो है, तो इसमें 12 मेंबर होंगे। 12 मेंबर कहाँ कहाँ से अपॉइंट होंगे वो आपने देख लिया। अब दोस्तों ये जो अधिष्ठान है, तो ये जो अधिष्ठान है इसके अंडर में, तो इसके अंडर में 3 अलग अलग काउंसिल और होगी दोस्तों। यानी एक तो मेन बॉडी हो गई जिसमें 12 मेंबर्स हैं। अब इनके अंडर में 3 अलग अलग दोस्तों, 3 अलग अलग काउंसिल होंगी, और हर काउंसिल में अलग अलग 14 मेंबर्स होंगे। तो क्या बोल रहे हैं? टू इंश्योर फंक्शनल क्लैरिटी द वीबीएसए विल ओवरसीन 3 डिस्टिंक्ट काउंसिल। तो इसके अंडर में 3 काउंसिल होंगी, और ये तीनों काउंसिल में 14-14 मेंबर होंगे। अब ये 3 काउंसिल कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो पहला है विकसित भारत विनिमयन परिषद, यानी रेगुलेटरी काउंसिल। यानी गाइस ये जो काउंसिल होगी, इसका काम क्या होगा? रेगुलेटरी ओवरसाइट, यानी कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने हैं, कैसे रूल बनने चाहिए, और ये रूल मतलब सिंपल होने चाहिए, टफ होने चाहिए। देखो ये सब इतना पढ़ना नहीं है आपको, बेसिकली यहाँ पे नाम से मालूम चल रहा है क्या काम इस काउंसिल का होगा। रेगुलेटरी काउंसिल, इसका काम होगा रेगुलेटरीज, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना, कि ये काम इनका होगा, ठीक है। नंबर 2 है विकसित भारत गुणवत्ता परिषद, यानी एक्रीडिएशन काउंसिल दोस्तों। यानी आप देखते नहीं हो कि जैसे हमारे देश में अभी नास काम करता है, NACC, यानी हमारे देश में दोस्तों जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें हम क्या देते हैं? एक्रीडिएशन, मान्यता देते हैं, मान्यता। तो ये मान्यता की बात हो रही है, एक्रीडिएशन। और जो एक्रीडिएशन हम देंगे वो ऐसे नहीं देंगे। आजकल तो ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत बार हम सुनते हैं न्यूज़ में भी कि मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को पैसे वैसे दे के एक्रेडिटेशन दे दिया गया, ऐसे कुछ खबरें आती रहती हैं। तो ये क्या है? ये आपका दोस्तों इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल एक्रेडिटेशन सिस्टम इसमें होगा। यानी कि मतलब इसमें जो कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रेडिंग सिस्टम मिलती है, मान्यता मिलती है, तो उसको फिर से यहाँ पे एक काउंसिल बना के फिर से इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को और टाइट किया जाएगा, बेसिकली कि बिना मतलब के किसी को एक्रेडिटेशन ना मिल जाए, ठीक है। तो फोकस क्या है दोस्तों? फोकस इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम लेवल क्वालिटी, मतलब क्वालिटी कैसा, जैसा आप पढ़ाओगे वैसा आपको ग्रेडिंग सिस्टम मिलेगा, ये आपको बता रहे हैं। तो पहला क्या था? विकसित भारत विनिमयन परिषद, यानी रेगुलेटरी काउंसिल। दूसरा एक्रीडिएशन काउंसिल, गुणवत्ता परिषद। और तीसरा है विकसित भारत मानक परिषद, स्टैंडर्ड काउंसिल दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एकेडमिक और करिकुलम स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए, यानी वो कौन कौन से बेंचमार्क हैं जिस पे आपका कॉलेज बनना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ टीचर, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स कितने होने चाहिए, आपके पास लैब है तो लैब कैसी होनी चाहिए, ये सब का जो मानक है, मतलब स्टैंडर्ड है, वो ये सेट करेगा बेसिकली। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छा, मुझे ये पर्सनली अच्छा लगा कि 3 अलग अलग बॉडी को 3 अलग अलग काम दिए यहाँ पे गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा आगे देखिए,
अब क्या बोल रहे हैं, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि कवर किए जाएंगे अंडर दिस बिल? तो ऑल सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आएंगी, कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आपको हम पढ़ाते रहते हैं कि देखो ये जो यूनिवर्सिटी है इसे अभी हमारे पार्लियामेंट में से इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला। आप सुनते हैं करंट अफेयर्स में। टेक्निकल एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब इसके अंडर में आएंगे दोस्तों। तो ये सब जो इंस्टीट्यूशन है वो ये इस रूल में इस बिल में कवर किए जाएंगे बेसिकली। कौन कवर नहीं किए जाएंगे, कौन से कवर नहीं होंगे, वो कौन सी पढ़ाई है या वो कौन संस्थाएं जो कवर की नहीं जाएंगी, जैसे मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, वही मतलब मेडिसिन और डेंटल वाला, नर्सिंग, लॉ, फार्माकोलॉजी एंड वेटरनरी साइंसेस। क्योंकि दोस्तों इनकी पढ़ाई थोड़ी अलग होती है, इनके टूल्स, टेक्निक, स्टैंडर्ड अलग होते हैं, तो इनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब एक बार फिर समझते हैं क्या क्या मेजर रिफॉर्म दोस्तों इस बिल में आए हैं और देख लीजिए। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, पहला तो पढ़ी आपने रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज, मतलब यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटी, इन सबको हटाया जाएगा और इनकी जगह पे दोस्तों क्या आ जाएगा, जिसका नाम होगा, ये देखिए मेरे सामने नाम लिखा हुआ है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान आ जाएगा। यानी एक बॉडी आ जाएगी और सारे जो और एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स हैं वो इंड खत्म हो जाएंगे। वो यहां पर बोल रहे हैं पहले वाले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, सेपरेशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम रेगुलेशन। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस जैसे आप देखते हैं कि फंडिंग का मतलब क्या होता है, हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, तो इनको फंडिंग मिलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजीसी, कई बार हमने पढ़ा है न्यूज़ में कि मतलब ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटीज़ है, इसकी फंडिंग अप्रूवल किया यूजीसी ने। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो, फंडिंग मैकेनिज्म, अ मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इज द रिमूवल ऑफ द ग्रांट डिस्पर्सल पावर फ्रॉम द यूजीसी। यानी ये सब पावर खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म ही जाएंगे। फंडिंग मैकेनिज्म विल बी हैंडल्ड सेपरेटली बाय फ्रेमवर्क डिवाइस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी किस कॉलेज को, किस यूनिवर्सिटी को कैसे फंडिंग मिलनी है, इसके लिए अलग से नियम बनाया जाएगा और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाएगी। समझ रहे हैं? तो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो फंडिंग वंडिंग करती थी, उनसे ये पावर ले लिया जाएगा बेसिकली। ये बात आपसे हो रही है, अच्छा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, इनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन। इसका दोस्तों मतलब ये है कि हमारी सरकार चाहती है कि हमारे देश में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑपरेट करें, ये अपने अपने कैंपस खोलें। और रिसेंटली आपने पढ़ा भी है दोस्तों, काफ़ी सारे फॉरेन के यूनिवर्सिटीज़ भारत में आ रहे हैं। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं, जो हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इंडिया के बाहर जाके अपने कैंपस ओपन करें। जैसे आपने देखा कि आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईएम अहमदाबाद हो गया, ये लोग अपने कैंपस गल्फ कंट्रीज में या नाइजीरिया में खोल रहे हैं बेसिकली। आपने पढ़ा होगा, तो ये भी है इसमें। प्रिवेंट एक्सेसिव कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई एजुकेशन होता जो है वो होता है, एजुकेशन होता है बेसिकली डेवलपमेंट के लिए, समाज के उत्थान के लिए। उसका ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं करना कि मतलब प्रॉफिट के लिए केवल बेचो बेचो, ये सब चीज़ें हैं। द प्रोविजन सपोर्ट इंडिया एम्बिशन टू बिकम अ ग्लोबल एजुकेशन हब। तो ये आपने देखा, तो ये आपने देख लिया। तो मतलब भारत को मतलब बेसिकली इसका एम्बिशन है ग्लोबल हब बनाना। अब वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बाद में मालूम चलेगा भारत को। ठीक है, चलिए। अच्छा, फिर एक्रीडिएशन की बात हमने कर लिया इस कि ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिसमें एक्रीडिएशन हमारा हो जाए। हाँ, मतलब जैसे जो मान्यता होनी चाहिए बेसिकली वो लर्निंग आउटकम पे होनी चाहिए, है ना। क्या आउटकम आ रहा है बेसिकली, कहने का मतलब कि अब यूनिवर्सिटीज़ को मतलब एक्रेडिटेशन कैसे मिलेगा, उनके परफॉर्मेंस पे मिलेगा बेसिकली। ये बात यहाँ पे हो रही है, आप जान चुके हो। ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेडेड पेनाल्टीज एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। यानी अब इसमें ये भी एक नियम रखा है पेनाल्टीज का, यानी जो इंस्टीट्यूशन बात नहीं मानेंगे उन पर क्या पेनाल्टी इम्पोज होती है। देखो, तो क्या बोल रहे हैं, फाइन फ्रॉम 10 लाख से 75 लाख रुपीज तक की फाइन लग जाएगी वायलेशन पे। 10 लाख टू 75 लाख का वायलेशन। क्लोजर ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर रिपीटेड नॉन कंप्लायंसेस। अगर मान लीजिए एक बार कुछ गलती हुई, आपको वार्निंग मिली, दोबारा से अगर आप करते हैं तो आपके कॉलेज को, आपकी यूनिवर्सिटी को बंद भी कर सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ अथॉरिटी टू ग्रांट डिग्री और डिप्लोमा, यानी आपकी मान्यता ही खत्म हो गई, यानी आप कोई डिग्री डिप्लोमा बांट ही नहीं सकते हो अपने नाम पर। और क्या बोल रहे हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूशन
ये पाया जाता है कि एक्रीडिटेशन के बिना आप काम कर रहे हो, मान्यता के बिना, तो भाई इस पर 2 करोड़ रुपए की, तो आपके ऊपर 2 CR की पेनाल्टी भी इम्पोज हो जाएगी। ये मेरे पीछे लिखा होगा, आपको दिख नहीं पड़ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसा पाया जाता है ना कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो विदाउट मान्यता चल रहे हैं, तो उनको 2 करोड़ रुपए या उसके ऊपर की पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। सो दोस्तों, ये था हमारा ये वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। PDF आपको कमेंट बॉक्स से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और दोस्तों, ये अनअकैडमी आपको इस समय फ्लैट डिस्काउंट दे रही है 50% का, काफ़ी सस्ते दाम पर। यानी पूरे बैंक का 1 साल कोर्स 1499 में और 2 साल का 2499 में। इसकी लिंक आपको इसी वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके लिंक पे क्लिक करें, हमारा कोड है AVP लगाएं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों।